प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? पहला ऑप्शन प्रसूति अवस्था, दूसरा ऑप्शन सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तीसरा ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा ऑप्शन उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो यहाँ पर लॉरेंस कोलबर्ग की जो नैतिक विकास की एक अवस्था है वो है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान को सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उसके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया? पहला ऑप्शन लेव वाइगोस्की, दूसरा ऑप्शन जीन पियाजे, तीसरा ऑप्शन लॉरेंस कोलबर्ग और चौथा ऑप्शन जॉन बी वॉटसन। यानी बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को जो महत्व दिया है वो लेव वाइगोस्की ने दिया है। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, पियाजे के मतानुसार बौद्धिक विकास में आत्मसातीकरण के साथ अन्य कौन सी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जुड़ी हुई है? तो पियाजे ने आत्मसातीकरण के साथ समंजन की बात की है। यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। चौथा क्वेश्चन, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? पहला ऑप्शन सृजनात्मकता विचारक, दूसरा ऑप्शन अविचारक विचारक, तीसरा ऑप्शन अनम्य विचारक, चौथा ऑप्शन आत्मकेंद्रित विचारक। जब मौलिक तत्वों की बात की जाती है, जब सोच में मौलिकता की बात की जाती है, जो कि सृजनात्मकता का एक गुण है, यानी यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदार करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, दूसरा ऑप्शन आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, तीसरा ऑप्शन यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, चौथा ऑप्शन अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि व जिज्ञासा कम होती है। यानी पुरस्कार और दंड का प्रयोग लगातार करने से बच्चों में अभिरुचि और जिज्ञासा कम होती है। यहाँ फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, स्वयं एवं संज्ञान एक दूसरे से ब्लैंक स्पेस होते हैं। स्वयं और संज्ञान का एक दूसरे से क्या संबंध है? पहला ऑप्शन पूर्णतया अलग, सेकंड ऑप्शन स्वतंत्र, थर्ड ऑप्शन सन्निहित और चौथा ऑप्शन संबंधित नहीं। यहाँ पर संवेग और संज्ञान दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पूर्ण तरह से जुड़े हुए हैं, यानी एक दूसरे के अंदर सन्निहित है। थर्ड ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही आंसर है। सेवंथ क्वेश्चन, वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। यह परिभाषा किसकी है? फर्स्ट ऑप्शन ऑलपॉट, सेकंड ऑप्शन गैस, थर्ड ऑप्शन मन की, फोर्थ ऑप्शन बोरिंग की। तो ये जो परिभाषा है ये फोर्थ ऑप्शन बोरिंग की है। आठवां प्रश्न, मानसिक तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष उपाय क्या है? पहला ऑप्शन शोधन, दूसरा ऑप्शन दुआशोपन, तीसरा ऑप्शन तादात्म्य स्थापित करना, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर मानसिक तनाव को कम करने की जो युक्तियाँ हैं, जो अप्रत्यक्ष युक्तियाँ हैं, वो है उपयुक्त सभी। दे ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम को अप्रभावित करने वाले कारक है, यानी निम्न में से कौन सा कारक जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? पहला ऑप्शन बुद्धि, दूसरा ऑप्शन परिपक्वता, तीसरा ऑप्शन भूख और चौथा ऑप्शन उत्सुकता। यानी भूख है वो अधिगम को प्रभावित नहीं करती है, यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूल संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? मूल संक्रियात्मक अवस्था की कौन सी एक विशेषता है? यानी जीन पियाजे ने बालक के विकास की 4 प्रमुख अवस्थाएं बताई थी, उसमें से जो तीसरी अवस्था है जो 7 से 12 तक होती है, 11-12 तक होती है, वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो विशेषित करती है सेकंड ऑप्शन संरक्षण एवं कक्षा समावेशन को। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। दूसरे व्यक्तियों में हम संवेग देखकर हम उनका करने लगते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अनुकरण, सेकंड ऑप्शन दमन, थर्ड ऑप्शन अनुभव और फोर्थ ऑप्शन घृणा। तो यहाँ पर दूसरे व्यक्तियों को देख करके हम उनका अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर से ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। 12th क्वेश्चन, एक बालक निरंतर शब्दों तथा वाक्यों को त्रुटिपूर्ण लिखता है, यह दोष कहलाता है? डायलैक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डायग्राफिया या हाइपरलैक्सिया। जो लेखन से संबंधित त्रुटियां होती है उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर।
13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? पहला ऑप्शन, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित होती है। दूसरा ऑप्शन, बुद्धि को मानकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन, बुद्धि एक एकात्मक कारक और एक एकाकी विशेषक है। चौथा ऑप्शन, बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अलग अलग तत्वों में विभाजित किया है। किसी ने 2 तत्व का बताया, किसी ने 3 तत्व, किसी ने बहुतत्व, किसी ने बहुकारक का जो बुद्धि के सिद्धांत है वो दिए। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है, यह अवस्था है। पहला ऑप्शन 7 से 12 वर्ष तक, दूसरा ऑप्शन 12 से वयस्क तक, तीसरा ऑप्शन 2 से 7 वर्ष तक और चौथा ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक। तो जो बालकों की जो सोच होती है वो मूर्तता से अमूर्त अनुभवों की ओर होती है, अमूर्त प्रतियों की ओर होती है, वो है फर्स्ट ऑप्शन 7 वर्ष से 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन आत्मनिष्ठता, दूसरा ऑप्शन वस्तुनिष्ठता, तीसरा ऑप्शन व्यवहारिकता, चौथा ऑप्शन तार्किकता। यानी एक अच्छे मूल्यांकन से संबंधित नहीं है वो विशेषता है आत्मनिष्ठता, यानी पहला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक क्रियाओं का एक रूप है। जो पहला ऑप्शन सामाजिक दृष्टिकोण है, जो गत्यात्मक संगठन है, जो आत्मचेतना का प्रादुर्भाव है और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो व्यक्तित्व है आलपोर्ट ने इसको गत्यात्मक संगठन कहा है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मास्लो द्वारा बताई गई मूल आवश्यकता है। पहला ऑप्शन ज्ञान संबंधी आवश्यकता, दूसरा ऑप्शन न्यूनतम अभिप्रेत आवश्यकता, तीसरा ऑप्शन बोध संबंधी आवश्यकता और चौथा आत्मविश्वास संबंधी आवश्यकता। यानी मास्लो ने आत्मविकास से संबंधित आवश्यकता यानी आत्मविकास के पदानुक्रम संबंधी सिद्धांत है वो मास्लो के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटिल ने व्यक्तित्व के प्राथमिक शील गुण कितने बताए? यानी कैटिल जो मनोवैज्ञानिक है उसने व्यक्तित्व के प्राथमिक जो शील गुण है वो कितने बताए? तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन 10 बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया है। पहला ऑप्शन शिक्षा नीति 1986 में, दूसरा ऑप्शन प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, तीसरा ऑप्शन मुदालियर आयोग की सिफारिश में, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षार्थियों के यानी विद्यार्थियों के सतत और समग्र मूल्यांकन पर जो प्रभावी जोर दिया है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिया है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल से भागने वाले बालकों के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है। जो बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं ऐसे में व्यक्ति इतिहास विधि या केस स्टडी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है उसके माध्यम से हम उन बालकों का अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह क्षमता जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं के संबंध में जानता है कहलाता है। पहला ऑप्शन समन्वय, सेकंड ऑप्शन गत्यात्मकता, थर्ड ऑप्शन आत्मचेतना और फोर्थ ऑप्शन आत्मबोध। यहाँ पर जब व्यक्ति स्वयं के बारे में जानने की बात की जाती है तब उसे आत्मचेतना कहते हैं। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा के स्रोतों में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन उद्दीपन, दूसरा ऑप्शन प्रवृत्ति, तीसरा ऑप्शन आवश्यकता और चौथा ऑप्शन चालक। प्रेरणा या अभिप्रेरणा की बात की जाते हैं तो उसके 3 प्रमुख तत्व होते हैं वो उद्दीपन, आवश्यकता और चालक, ड्राइव या अंतर्नोद। तो यानी प्रवृत्ति नहीं होती है, या सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। तो पहला ऑप्शन विद्यार्थी को एकात्मक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, नहीं एक दिशा में सोचने के लिए कभी अभिप्रेरणा बहुमुखी होती है, एक दिशा में सोचने के योग्य नहीं बनाती है। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, तीसरा ऑप्शन विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति में वृद्धि करती है और चौथा ऑप्शन पूर्व और नवीन ज्ञान में अंतर स्पष्ट करती है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? यानी संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी है, कौन सा फैक्ट दिया है? तो वो यहाँ पर स्कीमा दिया है। पहला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन विकास एक जैविक प्रक्रिया है, दूसरा ऑप्शन विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। विकास की बात की जाती है तो विकास एक जैविक प्रक्रिया है, विकास मात्रात्मक के साथ गुणात्मक प्रक्रिया भी है, इसलिए दूसरा ऑप्शन यहाँ गलत है। तीसरा ऑप्शन शिक्षक लक्ष्य अनुमुख प्रक्रिया है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है क्योंकि विकास मात्रात्मक के साथ गुणात्मक परिवर्तन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सिद्धांतों में
किसमें प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बदल देने का सुझाव दिया गया है? कौन से सिद्धांत में जैसे ही रेस्पॉन्स होता है उसके बाद तुरंत रेनफोर्समेंट दिया जाता है, इन प्रतिक्रिया के तुरंत बाद पुनर्बलन दिया जाता है? तो वह सिद्धांत है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, जो कि स्किनर का है, जिसने चूहों पर कबूतरों पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों वर्तमान की वस्तुओं से होता है वह चिंतन है? पहला ऑप्शन तार्किक चिंतन, दूसरा ऑप्शन प्रत्यक्षात्मक चिंतन, तीसरा ऑप्शन कल्पनात्मक चिंतन और चौथा ऑप्शन प्रत्यात्मक चिंतन। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शेष अवस्था में नहीं पाई जाती है? तो जिज्ञासा पाई जाती है, काम प्रवृत्ति भी पाई जाती है, दोहराने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है, लेकिन नैतिकता शेष अवस्था में नहीं पाई जाती है। यहाँ फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना है? पहला ऑप्शन ज्ञानार्जन करना, दूसरा ऑप्शन समस्या समाधान की योग्यता, तीसरा ऑप्शन प्रशिक्षण एवं अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन और चौथा ऑप्शन व्यवहार में परिवर्तन। जो सीखना है वो प्रशिक्षण एवं अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। थर्ड ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय किसी बिंदु को समझाने के लिए कई उदाहरण प्रस्तुत करता है। शिक्षक की यह प्रक्रिया निम्न में से किस अधिगम नियम पर आधारित है? जब एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है तो अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित अलग अलग उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो ऐसे में ये जो अधिगम है वो किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा ऑप्शन भावनात्मक पक्ष, तीसरा ऑप्शन क्रियात्मक पक्ष और चौथा ऑप्शन तीनों ही पक्षों में। यानी ऐसे अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित जब शिक्षक उदाहरण प्रस्तुत करता है तो वह तीनों ही पक्षों से संबंधित होता है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर। डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर यूजफुल कंटेंट्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, रीट, सीटेट, पीटीईटी, VMU PTT and others.